राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ की भव्य सफलता पर देशवासियों को नमन किया। उन्होंने इसके सफल आयोजन में योगदान देने वाले सभी कर्मयोगियों, श्रद्धालुओं और विशेष रूप से प्रयागराज की जनता का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकुंभ भारत की विराट सांस्कृतिक और जन सहभागिता का प्रतीक है, जिसे पूरे विश्व ने देखा है। यह जनता जनार्दन की आस्था और संकल्पों से प्रेरित एक ऐतिहासिक आयोजन था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रयागराज में हुए महाकुंभ पर वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। हम सब जानते हैं, गंगा जी को धरती पर लाने के लिए एक भगीरथ प्रयास लगा था। वैसा ही महाप्रयास इस महाकुंभ के भव्य आयोजन में भी हमने देखा है। मैंने लाल किले से सबका प्रयास के महत्व पर जोर दिया था। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, ये नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। महाकुंभ ने उन शंकाओं, आशंकाओं को भी उचित जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है। अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इसके ठीक 1 साल बाद महाकुंभ के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। देश की ये सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है। किसी भी राष्ट्र के जीवन में, मानव जीवन के इतिहास में भी अनेक ऐसे मोड़ आते हैं जो सदियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए
उदाहरण बन जाते हैं। हमारे देश के इतिहास में भी ऐसे पल आए हैं जिन्होंने देश को नई दिशा दी, देश को झकझोर कर जागृत कर दिया। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही 18 मार्च यानी कि आज से शुरू हो चुकी है। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में अपने संबोधन में कहा कि यह एक शानदार अवसर है जब हम सभी मिलकर दिल्ली के इतिहास में नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता का विश्वास जीतकर हम इस सदन में पहुंचे हैं और उनके प्रति सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि सदन का सम्मान सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और हर क्षण का सही उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने दिल्ली की प्रगति को सरकार का एकमात्र लक्ष्य बताया। बहुत ही सुंदर मौका है, एक ऐसा अवसर जब हम सब मिलकर के दिल्ली के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। आज जब हम सब इकट्ठे मिलकर के इस दीप को प्रज्वलित कर रहे थे तो मन में एक हर्ष हो रहा था। दिल्ली की जनता ने जो जिम्मेवारी हम सब की लगाई, दिल्ली की जनता का दिल जीत के जो हम सब लोग यहाँ इस सदन के अंदर बैठे पहुँचे, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और दिल्ली ने बड़े विश्वास के साथ हमें यहाँ भेजा है। इस विधानसभा के सदन का एक एक क्षण बहुत कीमती है, उसका उपयोग करना और सदन में अपने जिम्मेदारी का एहसास समझते हुए इस सदन का सम्मान करना, ये हम सब के लिए सबसे प्रायोरिटी का विषय होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका ज्ञान हो सकता है हमें कम हो या ना भी हो। आज के जो 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है, कैसे विधायकी का कार्य चले, किन नियमों का पालन करना होगा, किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कैसे विधेयक पारित होंगे, कैसे 0 आवर चलेगा, कैसे क्वेश्चन आवर चलेगा, हर विषय पे एक डिटेल डिस्कशन के साथ में माननीय विधायक उस पर चर्चा करेंगे, उसे समझ पाएंगे और विधानसभा की कार्यवाही नियमों के साथ में सुंदर तरीके से चले, व्यवस्थित चले, इस सब का ज्ञान हम इस 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ले पाएंगे। मैं बधाई देती हूँ आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी को, जिन्होंने समयबद्ध तरीके से इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया। ना केवल आयोजन किया, हमारे संसद सचिवालय का उपयोग करते हुए और आदरणीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी की मदद के साथ में बहुत ही अच्छे वक्ता हर सेशन में यहाँ बुलाए गए हैं, जिनके साथ हम सारी जानकारियों को साझा कर पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण अवसर है हम सब के लिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस बात का एहसास भी हम सबको है। एक ही लक्ष्य है, दिल्ली की प्रगति, दिल्ली का विकास, दिल्ली की समृद्धि। और मैं आज जब पक्ष और विपक्ष हमारे सभी विधायकगण यहाँ बैठे हैं और बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में हैं, समझती हूँ कि ये पूरा का पूरा 5 साल का हमारा सत्र इसी प्रकार से मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हुए, सार्थक चर्चा जिसमें दिल्ली का हित हो, दिल्ली के लिए काम हो, मुझे लगता है इसमें हम सबका एक ही टारगेट है, दिल्ली के लिए काम करना। और सच बताऊं तो पक्ष और विपक्ष विकास पथ पे बढ़ने के लिए दोनों ही जरूरी है। जब दोनों कदम इकट्ठे चलते हैं तो स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है तो विकास बढ़ेगा। और 2 लाइनों में यदि अपनी बात को कहना चाहूं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, अध्यक्ष जी आपकी इजाजत से, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं तो चलने को एक पांव से भी चलते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो इस दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की समृद्धि के लिए, दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए, दिल्ली की शिक्षा के लिए,
दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलके काम करें, क्योंकि इस सदन में बोलने का एक एक शब्द पूरे देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। इसलिए एक दूसरे का मान सम्मान बनाते हुए, अपनी चर्चाओं को सार्थक करते हुए हम आगे बढ़ें और दिल्ली का विकास करें। जय हिंद। लुधियाना के सिविल अस्पताल में आज नवीनीकृत सुविधाओं का उद्घाटन किया गया, जिसमें आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद दोनों नेताओं ने जनता से संवाद किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि पहले अस्पताल की हालत बेहद खराब थी, लेकिन अब इसे शानदार बना दिया गया है और पूरे पंजाब में अस्पतालों का सुधार कार्य जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को सेहत के क्षेत्र में क्रांति बताया और नशे की समस्या पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। अभी हम लोग सिविल अस्पताल होके आए हैं, इतना शानदार अस्पताल बन गया। आप में से जो जो लोग अभी तक सिविल अस्पताल नहीं गए, भगवान ना करे कभी अस्पताल जाना पड़े, आप लोग दुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो, आपका परिवार स्वस्थ रहे, लेकिन एक बार देखने जरूर जाना सिविल अस्पताल को कि कितना शानदार हो गया। ये पहले ऐसा नहीं था। अभी 2-4 महीने पहले जो लोग गए होंगे साल भर पहले सिविल अस्पताल में, उनको पता होगा कि कांग्रेस वाले, अकाली दल वाले, बीजेपी वाले लुधियाना वालों के लिए कैसा सिविल अस्पताल छोड़ के गए थे। अस्पताल में चारों तरफ गंदगी थी, छतों से पानी छूता था, बुरा हाल था सिविल अस्पताल का। कोई वहां इलाज कराने जाता था तो इलाज तो नहीं होता था, वो 10 बीमारियां और लेके आ जाता था। आज उस सिविल अस्पताल को आम आदमी पार्टी की सरकार ने, मान साहब की सरकार ने, संजीव अरोड़ा जी के प्रयासों से आज शानदार सिविल अस्पताल बन गया है। और ये केवल लुधियाना में नहीं है, आपके अब बहुत जल्दी पूरे पंजाब के अंदर सारे अस्पताल ठीक करने वाले हैं हम लोग। जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बन गए। कौन कौन लोग मोहल्ला क्लिनिक देख के आए हैं अभी तक? कौन कौन गए हैं मोहल्ला क्लिनिक में? अच्छे बने हैं कि नहीं बने? शानदार बने हैं कि नहीं बने? पूरे पंजाब में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं और बना रहे हैं, और अब सारे अस्पताल ठीक करने जा रहे हैं। सेहत के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है पंजाब के अंदर। जैसा भी मान साहब बता रहे थे कि पिछले 1.5-2 साल हर क्षेत्र के अंदर प्लानिंग करने में बीता है। इसकी भी प्लानिंग करी, उसकी भी प्लानिंग करी, उसकी भी प्लानिंग करी। अब ये काम करने का, एक्शन का टाइम आया। आप देखोगे कि क्या क्या एक्शन होने जा रहा है। आज पंजाब की सबसे बड़ी समस्या नशे की समस्या है कि नहीं है? सबसे बड़ी समस्या नशे की समस्या है। हमारी सरकार को 3 साल हुए हैं। अब 3 साल के बाद नशे के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ है, और ये वाकई लोगों को दिख रहा है कि युद्ध है ये कोई छोटा मोटा ऐसा नहीं कि ऐसे ही बस 4 आदमी फड़ लिए। युद्ध छेड़ दिया पिछले 20 दिनों से। आप देख रहे हो कि क्या चल रहा है पंजाब के अंदर। केवल पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार की हिम्मत है जो नशे के तस्करों से सीधे आंख से आंख मिला के उनके खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। आज बड़े बड़े तस्करों को फाड़ा जा रहा है। अगर कोई भागता है तो पुलिस वाले मुठभेड़ के अंदर कितने तस्करों के ऊपर मुठभेड़ में गोलियां चलाई गई हैं, कितने तस्करों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। करोड़ों करोड़ों रुपए का माल बरामद हुआ है, पैसे बरामद हुए हैं। और इसको खत्म करने के लिए अब एंटी ड्रोन सिस्टम खरीद रहे हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम मतलब जब पाकिस्तान ड्रोन भेजेगा, वो ड्रोन जब भारत की सीमा के अंदर आएगा तो यहां से उस ड्रोन को हमारी पुलिस जो है वो उसको गोली मार देगी और वो ड्रोन नीचे गिर जाएगा। वो ड्रोन जो है वो नशा हमारे यहां नहीं दे पाएगा। तो अगर पूरे बॉर्डर के ऊपर कई सारे एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे। अब बहुत जल्दी एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदे जा रहे हैं। पाकिस्तान से आने वाला नशा खत्म हो जाएगा और 5000 नई भर्तियां की जा रही हैं। 5000 पुलिस वाले बीएसएफ के साथ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ पाकिस्तान और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर तैनात किए जाएंगे, ताकि कोई नशा अगर नीचे भी गिरे तो कोई नशा उठाने वाला ना मिले उनको। जिस दिन 3 करोड़ जनता खड़ी हो गई पंजाब की,
इन तस्करों को अपनी जिंदगी बचानी मुश्किल हो जाएगी। पंजाब से तस्करों को छोड़ के जाना पड़ेगा। हमें इसे जन आंदोलन बनाना है और कसम खानी होगी कि अब पंजाब से नशा खत्म करके छोड़ेंगे। जब तक पंजाब से नशा खत्म नहीं हो जाता तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, गोगी जी चले गए हम लोगों को छोड़ के, उनकी जगह संजीव अरोड़ा जी खड़े हो रहे हैं। आप सब लोगों को अब इस चुनाव के लिए मेहनत करनी है, घर घर जाना है और घर घर जाके लोगों को कहना है। संजीव अरोड़ा जी अभी तो एमएलए बने नहीं है, उसके पहले उन्होंने इतने सारे काम करा दिए लुधियाना के लिए। आप सोचो अगर एमएलए बन गए तो उसके बाद कितने सारे और काम करा सकते हैं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Shreya Furnishing, a unit of Nirmals, wishes you a happy Holi, celebrating the festival of colors with our exclusive home collection featuring premium upholstered fabric, vibrant designer curtains, prismatic home and office decor, carpet and sofa covers, all at unbeatable prices. Visit our website shreyafurnishing.com or our exclusive showroom 1/88 WHS Timber Market, Kirti Nagar, New Delhi 15. Kamal Buildtech Private Limited wishes you a happy Holi, fulfilling promises with excellence. With our professional team and years of experience in delivering successful projects, we guarantee you peace of mind and top quality work at an affordable price. For more details, visit our website www.kamalbuildtech.com. Visit us F29 Central Market, Kirti Nagar, New Delhi 15. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पिछड़ी जातियों के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में 42% आरक्षण की घोषणा की। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन के बदले नौकरी धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेज प्रताप यादव को तलब किया। भारत की नई पीढ़ी महाकुंभ से जुड़ रही है, वह परंपराओं और आस्था को गर्व के साथ अपना रही है। इसे लेकर पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी ने महाकुंभ के आयोजन के लिए किए गए भव्य प्रयास को देखा है। नागपुर में हुई हिंसा को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। इस हिंसा में 30 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हिंसा की योजना बनाई गई थी, जबकि विपक्ष ने सरकार की ओर से विफलता का आरोप लगाया। एक देश एक चुनाव विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष पेश हुए पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने विश्वास जताया कि विधेयक किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता और उन्होंने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि इससे देश के संघीय ढांचे को नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयासों से संभल का सच तो सामने आ ही रहा है, साथ ही संभल में विदेशी आक्रांताओं की याद में लगने वाला मेला भी अब से नहीं लगेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने घोषणा की कि धान की खेती से दूर जाने वाले किसानों के लिए मेरा पानी मेरा विरासत योजना के तहत सब्सिडी 7,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति एकड़ की जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जो लोग अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं वे दुनिया भर में सफलता हासिल करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक बजट पेश किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि महायुति सरकार ने विकसित महाराष्ट्र के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि उद्योग, रोजगार सृजन और कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी है। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका के पिता सरदार दलजीत सिंह कालरा जी का हाल ही में निधन हो गया। उनके निधन से परिवार, रिश्तेदारों और सिख संगत में शोक की लहर दौड़ गई। दिल्ली सिख समाज में अपनी प्रतिष्ठा और सेवा के लिए पहचाने जाने वाले दलजीत सिंह कालरा जी के निधन पर विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और दिल्ली की सभी राजनीतिक पार्टियों की हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। स्वर्गीय दलजीत सिंह कालरा जी की अंतिम अरदास मंगलवार
18 मार्च 2025 को गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब स्थित भाई लखी शाह वनजारा हॉल में आयोजित की गई। इस अवसर पर दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक कीर्तन का आयोजन किया गया, जहां परिवार, मित्र और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के पदाधिकारी, सिख संगत और कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं सहित राजनीति, समाज सेवा, व्यापार से जुड़े गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहे और स्वर्गीय दलजीत सिंह कालरा को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक आणे मार्ग स्थित संकल्प में रिमोट के माध्यम से हर घर नल का जल निश्चय अंतर्गत 7,166 करोड़ 6 लाख रुपए लागत की जलापूर्ति योजनाओं, भवन संरचनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 83 करोड़ रुपए लागत की लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मुख्यालय भवन का भी शिलान्यास किया। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने बताया कि राज्य के लोगों को नियमित व निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है। पेयजल गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप राज्य सरकार सभी ग्रामीण परिवारों को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जलापूर्ति कर रही है, जो राष्ट्रीय औसत से 16 लीटर अधिक है। हर घर नल का जल निश्चय अंतर्गत निर्मित सभी जलापूर्ति योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हर घर नल का जल योजना की प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन योजनाओं का आज शिलान्यास किया गया है, उसे समय पर पूर्ण करें। हर घर नल का जल योजना का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से करते रहें, सभी चीजों का मेंटेनेंस हो। हम लोगों का उद्देश्य है कि लोगों को नियमित रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, इसमें किसी प्रकार की परेशानी न हो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने हरित पौधा एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की योजनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के विशेष सचिव संजीव कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के जिलाधिकारी एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारी जुड़े हुए थे। सीएलपी नेता प्रताप सिंह बाजवा ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि नई दिल्ली के इंदिरा भवन में हुई बैठक में भूपेश बघेल के साथ आज पंजाब से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब पंजाब में शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया गया। बाजवा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को दरकिनार कर दिया है और खुद सभी प्रशासनिक फैसले ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पंजाब उपचुनाव में जुटे हैं ताकि संजीव अरोड़ा चुनाव जीते और राज्यसभा की सीट खाली हो, लेकिन जनता उन्हें नकार कर वापस भेजेगी। जैसे प्रदेश कांग्रेस की पहले मीटिंग हुई, ऐसे ही सीएलपी की आज मीटिंग थी। जब ये ऑपोजिशन में थे आप वाले, तो ये इनका कहना था कि 3 सेशन हम कम से कम 40 सिटिंग्स ईच किया करेंगे। उसका मतलब था साल में 120 सिटिंग होगी और पिछले 3 साल से लगातार एवरेज 10 दिन की सिटिंग है। और पहली दफ़ा ये हुआ 75 साल में कि विंटर सेशन ही नहीं बुलाया इन्होंने। अब ये इन्होंने बिल्कुल उसको मान को एक तरफ बैठा रखा है, कब्जा इनका है, सारी ट्रांसफर्स ये कर रहे हैं और जो बाई इलेक्शन हो रही है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। क्योंकि केजरीवाल साहब की मर्जी ये है कि अरोड़ा जी किसी ढंग से जिनको राज्यसभा के एमपी को लड़ा रहे हैं कि ये जीतेंगे तो फिर ही राज्यसभा की जगह खाली होगी। सो बेसिकली अपनी जीत के लिए वहाँ काम कर रहे हैं, मगर हमें पूर्ण आस है, विश्वास है हमें कि पंजाब के लोग इनको रिजेक्ट कर कर भेजेंगे। संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि 1 दशक पहले किसानों की स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन भाजपा सरकार के आने के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिससे किसानों की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है, इस योजना के लागू होने से अब तक किसानों द्वारा कितना प्रीमियम दिया गया है और कितने किसानों को कितनी राशि दी गई है,
और साथ ही पूर्ववत फसल बीमा योजना की तुलना में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या सुधार किए गए हैं और प्राकृतिक आपदा के कारण पीड़ित किसानों के लाभ के लिए क्या प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की हालत एक दशक पहले बहुत खराब थी, लेकिन इस सरकार के आने के बाद एक नहीं अनेकों उपाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए हैं, जिसके कारण किसानों की हालत लगातार सुधर रही है। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन का उचित मूल्य देना, प्राकृतिक आपदा में भरपाई करना, जिसका सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि का विविधीकरण, प्राकृतिक खेती का मिशन, ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं। और मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 32,475 करोड़ रुपए का प्रीमियम किसानों से एकत्रित किया गया और उसके बदले में 19 करोड़ 59 लाख किसान आवेदनों को 1,72,318 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया, जो किसानों से एकत्रित किए गए प्रीमियम से 5 गुना अधिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। फसल बीमा योजना पहले भी थी, लेकिन वो डिफेक्टिव थी, उसमें कई परिवर्तन किए गए। जैसे पहले प्रावधान था, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में क्या 100% क्षति होगी तब राज्य और केंद्र सरकार दावे की भुगतान की राशि का वहन करेंगे, और उसमें अनावश्यक देरी होती थी, कभी राज्य का पैसा नहीं आया, कभी केंद्र का पैसा नहीं आया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संपूर्ण जोखिम बीमा कंपनी को वहन करना होता है। मैं माननीय सदस्य महोदय को बताना चाहूंगा, फसल बीमा योजना की इकाई पहले तहसील हुआ करती थी, गांव नहीं होता था, पंचायत नहीं होती थी। और तहसील की इकाई होने का मतलब यह है कि अगर एक गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो जाए तो राहत नहीं मिलेगी, 10 गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो जाए तो राहत नहीं मिलेगी। जब पूरी तहसील के किसानों की फसल बर्बाद होगी तब राहत मिलेगी। मतलब एक गांव 10 गांव के किसानों की फसल खराब हो तो वो भगवान से प्रार्थना करे कि सबकी खराब हो जाए तो हमें राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह फैसला किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा की इकाई ग्राम पंचायत को बना दिया गया, गांव को बना दिया गया, ताकि गांव में नुकसान हो तो दावा मिल जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ऋणी किसान आवश्यक रूप से फसल बीमा योजना उनको करवाना पड़ता था, आवश्यक थी उनके लिए। अब ये ऋणी हो चाहे गैर ऋणी हो, उनको स्वैच्छिक कर दी गई है, उनकी मर्जी, वो कराए चाहे ना कराए। और स्थानीय आपदा पहले सम्मिलित नहीं थी, अब स्थानीय आपदा को भी सम्मिलित करने का इसमें प्रावधान माननीय अध्यक्ष महोदय किया गया है। और इससे बढ़ के एक बात ये तय की है कि पहले हम कहते थे केंद्र सरकार के राज्य सरकार अपना हिस्सा देगी तब केंद्र पैसा जारी करेगी, अनावश्यक देरी होती थी। अब हमने तय किया है कि राज्य का पैसा देर से भी आए तो केंद्र सरकार का पैसा तुरंत किसान के खाते में डाल दिया जाएगा, ताकि तत्काल उसको राशि मिल जाए। और एक प्रावधान और माननीय सदस्य महोदय, मैं उनको बताना चाहता हूं, बोल देना, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर बीमा कंपनी अनावश्यक भुगतान में देर करेगी तो 12% ब्याज किसान को उसको देना पड़ेगा। अनेकों ऐसे उपाय किए गए माननीय अध्यक्ष महोदय। ओके, माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।